वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में हेलो दोस्तों, ब्रह्म स्ट्रोक का नाम लेते ही साथ हमारे दिमाग में जो पहली बात आती है वो आती है उनकी कालजयी रचना ड्रैकुला। मगर सच्चाई यह है कि ड्रैकुला के अलावा भी ब्रह्म स्ट्रोक ने बहुत सारी कहानियां लिखी थी, जिनमें से ड्रैकुला की तरह ही एक और अप्रतिम रचना थी गेस्ट ऑफ ड्रैकुला, जिसे उन्होंने ड्रैकुला के बाद ही लिखा था, मगर प्रकाशित कराया था 40 साल बाद, अपनी मौत से कुछ समय पहले। ऐसा उन्होंने क्यों किया था ये तो हमें जानकारी नहीं है, मगर इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियां भी लिखी थी जो थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री बहुत सी तरह की हैं। आज आपको सुनाने जा रहा हूं ब्रह्म स्ट्रोक की लिखी हुई एक छोटी कहानी। इस कहानी को सुनने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। जी हां, चलना पड़ेगा अफ्रीका के सुदूर घने जंगलों में, जहां पर रहते हैं पिछड़े हुए कबीले जो शिक्षा के क्षेत्र में भले ही पिछड़े हुए हों, मगर उनके पास जंगलों के ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो हमारी समझ से परे हैं। आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ आज से 200 साल पहले, जब ब्रिटिश औपनिवेशवाद पूरे विश्व पर छाया हुआ था। भारत की तरह ही अफ्रीका भी ब्रिटिश औपनिवेशवाद के गुलाम था, मगर ब्रिटिश औपनिवेशवाद सिर्फ बुरा था ही ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसी ने तो बहुत से जगह शिक्षा का प्रकाश फैलाया था। रेलें, पढ़ाई लिखाई, औषधि, ये सब इसी की तो देन है। तो आज ऐसी ही एक अफ्रीकन कबीले की बात, जो ब्रिटिश औपनिवेशवाद के छाया तले है। ब्रिटिश अफसर यहां रहकर यहां के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और बदले में दोहन कर रहे हैं यहां की प्राकृतिक संपदा की। ऐसे में लॉर्ड रेडिंग नाम के अफसर खड़े हुए हैं जलते हुए घर के सामने। कुछ ही घंटों पहले वो घर वास्तव में था एक रेस्ट हाउस, जिसे बनाया गया था वहां पर आकर ठहरने वाले अफसरों के लिए, मगर धीरे धीरे वो घर डर का अभिप्राय बनता जा रहा था। रेडिंग कभी भी अंधविश्वास और ऐसी बातों को नहीं मानते थे, मगर कुछ घंटों पहले उन्होंने जो कुछ भी देखा था उसे देखकर उन्होंने फैसला लिया कि इस घर को जला डालना ही अच्छा है। उनके पीछे कुछ दूरी पर बहुत सारे कबीले के लोग खड़े थे। अर्धनग्न ये लोग कपड़ों के नाम पर छोटे छोटे कपड़े किसी तरह से अपने तन को ढके हुए थे। उनके मन में आज अप्रतिम खुशी थी। वो अपनी भाषा में कोई गीत गा रहे थे या किसी तरह का कोई खास मंत्रोच्चारण कर रहे थे उस शैतान के भस्म होने की खुशी में। अचानक ही रेडिंग ने अपने पास खड़े हुए कोकू की तरफ देखा। कोकू इसी कबीले का एक नवयुवक है, मगर वो अपने कबीले वालों से काफी अलग है। वो पढ़ा लिखा है और वो मैनेजर के तहत काम करता है अंग्रेज अफसरों के लिए। अफसरों के आने पर उनके खान पान की व्यवस्था, यहां हो रहे काम का लेखा जोखा सब कुछ कोकू ही रखता है। अचानक कोकू बोल पड़ा, सर चिंता मत करिए, हम लोग बहुत जल्द एक और ऐसा ही बंगला पास में बना देंगे। आप लोगों को रहने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा ही हुआ साहब, जो बंगला डर का कारण बन गया हो, जिसमें कोई एक रात भी चैन से नहीं रह पा रहा हो, उसका भस्म हो जाना ही अच्छा था। मगर रेडिंग ने कोकू की तरफ देखकर कहा, कोकू तुम तो पढ़े लिखे हो ना, क्या ये सब आदिम बातें, अंधविश्वास, ये सब
विश्वास करने लायक है कि अब मैंने ये सब करके सही किया है। कोकू ने कहा, सर मेरे पीछे जो ये लोग खड़े हैं, ये लोग जंगली कबीलों से है। इनका ज्ञान उतना नहीं है जितना आप साहब लोगों का, मगर सर ये लोग ऐसा कुछ जानते हैं जो आपके ज्ञान के परे है। हाँ सर, इन जंगलों में बहुत से ऐसे राज छुपे हुए हैं जो आसानी से कोई भी नहीं पा सकता है, मगर इन लोगों ने पाया हुआ है सर, है। यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ तंत्र मंत्र, जादू टोना, वूडोइज्म सब कुछ है, और सबसे भयानक है सीसी जादू। हाँ सर, आपने जो कुछ देखा वो सीसी जादू का ही कमाल था, और आपने तो खुद देखा था सब कुछ, फिर आप इन बातों से इनकार कैसे कर सकते हैं? रेडिंग कुछ पलों के लिए चौंक गए और उन्होंने अपने उल्टे हाथ की तरफ देखा जो भयानक रूप से जल गया था। असहनीय दर्द और पीड़ा उनके हाथों में थी। उससे कैसे इनकार कर सकते थे वो? कुछ घंटों पहले ही तो वो इस कबीले में आए थे और इस रेस्ट हाउस में आकर ठहरे थे, मगर जो कुछ उनके साथ हुआ उसने उन्हें बाध्य कर दिया अपनी सारी शिक्षा दीक्षा को ताक पे रखकर इस घर को आग के हवाले करा देने के लिए। वैसे इस घटना की शुरुआत हुई थी आज से 1 साल पहले। ब्रिटिश औपनिवेशवाद के तहत अफ्रीका के इस जंगली कबीले को भी अपने अंतर्गत लिया गया था। यहां पर जंगलों में बहुत सारी वन संपदा और औषधि की प्राप्ति होती थी। अंग्रेज अफसरों को यहां इन औषधियों के दोहन के लिए भेजा गया था। साथ ही उनका काम था इन कबीलों को शिक्षित करना। कबीलों में भयानक रूप से अंधविश्वास और जादू टोने की बातें फैली हुई थी। अंग्रेज अफसरों ने अपनी कार्य क्षमता और कड़ाई से इन लोगों को वश में कर लिया था। ये खूंखार लड़ाके कबीले अब काफी हद तक शांत हो चुके थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक ही अजीबोगरीब तरीके से कबीलों से लोग गायब होने लगे। यही नहीं, 1-2 अंग्रेज अफसर भी गायब हो गए। वो कहां गए किसी को भी पता न चला। धीरे धीरे कबीलों में हलचल सी मचने लगी। लोगों में नरबली और जादू टोने की बात प्रचार होने लगी। उनका मानना था कि जंगल में कुछ ऐसे लोग इकट्ठा होने लगे हैं जो सीसी जादू करते हैं। सीसी जादू शैतान की पूजा का एक सबसे भयानक पंथ है जो नरबली के द्वारा शैतान को प्रसन्न करता है और अपने काम सिद्ध कराता है। ऐसे में लॉर्ड कर्जन को ही यह काम सौंपा गया। वो अपने साथियों के साथ उस कबीले में आकर ठहरे। उन्होंने बड़ी ही कड़ाई के साथ लोगों से पूछताछ और जानकारियां प्राप्त करना शुरू कर दी और तब उन्हें पता चला कि जंगल के ठीक बीचों बीच भयानक वीराने में यह सब काम हो रहा है। वो वहीं के कबीलों के लोगों को और अपने साथियों को साथ लेकर ढेर सारी हथियारों के साथ जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जंगल के ठीक बीचों बीच जमीन को गहराई तक खोदा गया है। एक ढलान से अंदर की तरफ उतर जाती है और जब वो लोग नीचे उतर कर गए तो पाया ठीक बीचों बीच एक भयानक प्रतिमा खड़ी है जिसका स्वरूप बिल्कुल अजीब सा है। उसके आसपास जमीन पर बहुत सारा खून फैला हुआ है। उन्हें समझ में आ गया कि यही वो जगह है जहां पर नरबली दी जाती है। प्रतिमा का स्वरूप बहुत ही भयानक था, मगर उस वक्त वहां आसपास कोई भी नहीं था। लोगों से पूछने पर समझ में आया कि शाम ढलने के बाद वो लोग यहां पर अपने क्रियाकलाप चालू करते हैं। लॉर्ड कर्जन अपने साथियों और कबीलों वालों के साथ आसपास के जंगलों में छुपे रहे और इंतजार करने लगे उन लोगों के आने का। जैसे ही जैसे रात बढ़ने लगी, जंगल का वो हिस्सा धीरे धीरे गुंजायमान होने लगा। पहुंचने लगे बहुत सारे खूंखार आदिवासी। अचानक ही कर्जन ने बंदूकों की गर्जन के साथ उन पर हमला कर दिया। बहुत से आदिवासी पकड़ लिए गए, बहुत से लोगों को मार दिया गया, कुछ भागने में भी सफल हो गए और इनमें शामिल था
उनका मुख्य पुजारी, जिसके हाथ में आने पर बहुत सी बातें पता चलती, मगर बदकिस्मती से वो भाग गया। मगर जंगल का यह हिस्सा लॉर्ड कर्जन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने फैसला लिया कि इस जगह को तोड़ फोड़ कर पूरी तरह बराबर किया जाए और यहां पे बनाया जाए एक सुंदर सा रेस्ट हाउस। पास ही नदी बहती थी और आसपास का वातावरण भी बहुत ही सुंदर था। यहां पर आकर ठहरना और समय बिताना उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें लगा अगर यहां पर एक रेस्ट हाउस बना दिया जाएगा तो दूसरे अंग्रेज अफसर भी आकर यहां ठहर सकेंगे। द्रुत गति पर काम होना शुरू हो गया, मगर आसपास के कबीलों वालों ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा, शैतान बहुत शक्तिशाली है, वो इस घर को कभी भी बसने नहीं देगा। मगर इसे कोरी अंधविश्वास मानकर लॉर्ड कर्जन ने अपना काम खत्म किया। रेस्ट हाउस सच में बहुत सुंदर बना था। अंग्रेज सरकार इस बात से बहुत खुश हुई। अक्सर उस रेस्ट हाउस में आकर कोई ना कोई ठहरने लगा। आसपास कुछ छोटे क्वार्टर्स भी बना दिए गए थे, जिनमें कबीले के लोगों को नियुक्त कर दिया गया था खाना पकाने, साफ सफाई करने वगैरह के काम के लिए। मगर वो लोग उस क्वार्टर में ही रहते थे। बंगले में आने में वो लोग कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। अलबत्ता कुछ कर्मचारी जैसे सफाई करने वाले, रसोइया वगैरह को मजबूरी में आना पड़ता था, मगर शाम ढलने से पहले ही वो उस बंगले से बाहर चले जाते थे। कुछ ही दिनों में उनका डर सही सिद्ध होने लगा। वहां पर रहने वाला कोई भी अंग्रेज अफसर 2 दिन से ज्यादा नहीं ठहरता था। वो इस तरह से डर कर भागते थे जैसे उन्होंने कोई बहुत भयानक चीज देख ली है। कुछ तो डर के मारे मर गए और जो वहां से भागने में सफल हुए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अफसरों में हलचल सी मच गई। ये कैसा अंधविश्वास, ये कैसी बातें, एक घर इस तरह से कैसे हो सकता है? क्या मूर्ख कबीले वालों की बातों पर विश्वास करके सारे हिम्मती अफसर डरकर भाग रहे हैं? बहुत से अफसरों को इस बात के लिए नियुक्त करने के बाद कही गई कि वो इस बात की अच्छी तरह से छानबीन करे और लोगों के मन से इस डर को दूर करे, मगर धीरे धीरे उस घर की ऐसी दहशत फैलने लगी थी कि कोई भी अफसर इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं था। अंत में रेडिंग ने इस बात का बीड़ा उठाया। जैसे ही वो उस घर के सामने पहुंचे, आश्चर्य से ठिठक गए। उनका सामान घर की चौखट पर रखा हुआ था। कुली जो उनका सामान लेकर आए थे, वो लोग आसपास ही बैठ गए थे। उनमें से कोई भी सामान लेकर घर के अंदर जाने को तैयार नहीं था। आश्चर्य, घर का इतनी दहशत। तभी कोकू आकर हाजिर हुआ। हुजूर नमस्ते। कोकू वहां का मैनेजर था। कोकू ने उनसे कहा, हुजूर आपसे निवेदन है कि यहां मत रहें, जो भी छानबीन करना है करिए, मगर उस तरफ जो हम लोगों के क्वार्टर बने हैं वहां चलकर रहिए। रेडिंग हंस पड़े। मैं किसी से भी डरता नहीं हूं, फिर वो चाहे कोई भूत प्रेत ही क्यों ना हो, कहकर वो अपना सामान लेकर अंदर चल पड़े। बंगला काफी अच्छा था। लकड़ी का बना हुआ जरूर था, मगर हर तरह की सुविधा इसमें थी। घुसते ही एक बालकनी जैसी थी। बंगला जमीन से थोड़ा ऊंचा बनाया गया था। इन इलाकों में जहरीले सांपों का खतरा रहता है, इसलिए घर आदि थोड़े ऊंचे बनाए जाते हैं ताकि आसानी से वो ना घुस सके। इसके बाद एक बैठक का कमरा जैसा था और उसके बाद था सोने का कमरा। पीछे तरफ छोटा सा किचन भी था। रेडिंग दिन भर आसपास की तलाश करते रहे, मगर कोई खास बात उन्हें नहीं मिली। शाम ढले ही अचानक उनका रसोइया सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी भाषा में उन्हें समझाने की कोशिश की कि उन्होंने एक सारा खाना बना दिया है, अब वो बंगले से बाहर जा रहा है, क्योंकि शाम ढलने के बाद वो किसी हद में इस बंगले में नहीं रहेगा। उसकी जिद को देखते हुए रेडिंग ने उसे जाने का आदेश दे दिया।
आज दिन भर काफी काम था, इस वजह से रेडिंग थक गए थे। जल्दी सोने का मन बनाकर उन्होंने खाना जल्दी ही खा लिया और बरामदे में आकर बैठ गए। आज पूर्णमासी की रात थी। चांदनी चारों ओर फैल चुकी थी। यहां पर लाइट वगैरह अभी नहीं आई थी, इसलिए कमरे में जल रही एक छोटी सी लालटेन ही रोशनी का एकमात्र माध्यम था। मगर चांदनी चारों ओर उजाला किए हुए थे। बैठक में बैठकर आसपास के सुनसान वातावरण का आनंद लेने में उन्हें बहुत मजा आ रहा था। दूर ही क्वार्टर्स में बॉनफायर जल रहा था, जिनमें उनके रसोइये कोको वगैरह सब आग ताप रहे होंगे। रेडिंग यही सोचकर इजी चेयर पर बैठ गए। उन्होंने एक सिगार जला ली और उसे पीने का आनंद लेने लगे। सिगार की भीनी भीनी खुशबू आसपास के वातावरण में फैलती जा रही थी। तभी अचानक उन्होंने महसूस किया सिगार की वो खुशबू धीरे धीरे वातावरण से विलीन हो रही है और वातावरण में फैलने लगी है एक अजीब सी बदबू। पहले उन्हें समझ में नहीं आया बदबू कैसी है, मगर फिर एहसास हुआ आसपास कोई जानवर मरा होगा, उसी की बदबू है। उन्होंने तुरंत ही बालकनी में आकर कोकू को आवाज लगाई। कोकू और उसके साथी दौड़कर उनके पास पहुंच गए। उन्होंने बदबू के बारे में बताया। सबने उस बदबू को महसूस किया। कोकू और उसके साथी आसपास को अच्छी तरह से खंगाल कर आ गए, मगर बंगले के अंदर वो नहीं गए। उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि आसपास तो कुछ भी नहीं है, मगर बदबू स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। रेडिंग आश्चर्यचकित हुए। फिर सबको वापस करके वो अपने कमरे में चले गए। उन्होंने ढेर सारा कलोन अपने तकिए पर डाल लिया। उसकी खुशबू ने बदबू को काफी हद तक दबा दिया था। मच्छरदानी डालकर वो वहां सो गए। यहां मच्छरों का बहुत उत्पात है। अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ी हो तो मलेरिया होने की पूरी संभावना थी। थकावट की वजह से उन्हें कब नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। नींद खुली अचानक रात में। ऐसा लगा जैसे जैसे कोई उनकी मच्छरदानी को हिलाकर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो घबराकर उठ बैठे। लालटेन की रोशनी उन्होंने बहुत धीमी कर दी थी, इस वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। एक पल को तेजी से हाथ मारकर जैसे ही लालटेन की रोशनी तेज की, वो चौंक पड़े। उनका रसोइया पास ही में खड़ा था। वो अपनी भाषा में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर रेडिंग को समझ में नहीं आ रहा था। मगर उसके इशारे और हाव भाव से उन्हें समझ में आया कि बहुत हिम्मत करके वो रात के इस समय इस घर में आया है। वो बार बार उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा था कि वो घर से बाहर आ जाए, मगर रेडिंग ने किसी तरह से उसे समझाकर वापस भेज दिया कि उनको कुछ भी नहीं होगा। आश्चर्य, आखिर ये डर है कैसा? मगर फिर भी उन लोगों की बात पर विश्वास करके रेडिंग ने अपनी लोडेड पिस्तौल तकिए के नीचे रखकर सोने की कोशिश की। बदबू काफी बढ़ गई थी। ढेर सारा कलोन उन्होंने अपने तकिए पर डाला। बाहर से लाकर काफी सारी रेत उन्होंने अपने बेड के आसपास की जमीन पर छिटा दी। अगर कोई आएगा तो उसके पैरों के निशान उन्हें स्पष्ट दिखाई देंगे। बदबू अब और बढ़ने लगी थी। तभी रेडिन ने महसूस किया कि जिस बदबू से वो परेशान है वो असल में ठीक वैसी ही है जैसे एक लाश के सड़ने पर होती है। रेडिन की दिल में अब थोड़ा सा डर जागने लगा। फिर भी कलोन डालकर वो किसी तरह से सोने की कोशिश करने लगे। थोड़ी सी झपकी आई होगी कि अचानक आंख खुल गई कांच के टूटने की तेज आवाज से। धड़ाक से वो बिस्तर से बाहर निकल आए। दौड़कर बरामदे में आए तो पाया उनका डाइनिंग टेबल जो काफी भारी था वो जमीन में गिरा हुआ था।
उसके ऊपर रखे सारे कांच के बर्तन टूटकर जमीन में बिखरे हुए थे। उनका इजी चेयर करीब 10 फुट दूर पड़ा हुआ था। और से उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा। आश्चर्य, जमीन पर किसी के भी पांव के निशान नहीं थे। अलबत्ता आसपास की जो परिस्थिति थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कोई आया था। वो दौड़कर बरामदे से बाहर के मैदान में आ गए। चांद की रोशनी में चारों ओर नजरें घुमाकर देखने की कोशिश करने लगे। इस खुले मैदान में दौड़कर भागना भी संभव नहीं है। अगर कोई आया होगा तो यहां से दौड़कर भागता हुआ दिखाई देगा, मगर यहां तो कोई भी नहीं है। रेडिन आश्चर्यचकित से थे। कुछ सोचकर वो धीरे धीरे वापस कमरे की तरफ जा रहे थे कि अचानक उनके कानों में पड़ी एक अजीब सी हंसी। जैसे जैसे बहुत सारे आदमी औरत उनके आसपास खड़े होकर ही हंस रहे हैं। वो आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखने लगे। कुछ देर तक वहीं ठहरकर एक बार फिर से अपने बेड पर आकर बैठ गए। वो सोच रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है कि तभी उन्होंने महसूस किया बाहर के उस अंधेरे जंगल इलाके से एक अंधेरा सरकता हुआ उनके घर की ओर आ रहा है। वो घबरा उठे। कोई जानवर तो नहीं? हाथों में बंदूक लेकर वो बरामदे में आ गए और बरामदे में आते ही उन्होंने महसूस किया कि जो कुछ भी उन्होंने देखा है वो कुछ तो है जो धीरे धीरे सरकता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा है। सरकते सरकते वो अंधेरा चांद की रोशनी में आया और उसे देखते ही रेडिन की जैसे रूह कांप उठी। एक इंसानी आकृति घुटनों के बल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे में मांस नाम की कोई चीज नहीं थी, और कुछ था तो वो चेहरे से नीचे की तरफ लटक रहा था। उसके दांत जैसे कंकाल के चेहरे पर लगे हुए दांतों की तरह थे। आंखों की जगह 2 गड्ढे थे। सर फटा हुआ था और उसमें से आंख के कुछ हिस्से निकलकर सूख कर लटक रहे थे। शरीर में भी मांस नाम की चीज कहीं कहीं पर थी, बाकी पूरा हड्डी था। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ रेडिन की तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी थी। अचानक ही रेडिन ने अपने हाथों में पकड़ी हुई पिस्तौल से एक फायर उसकी ओर कर दिया। मगर ये क्या, गोली जैसे उसके हार पार निकलकर जंगल में कहीं गायब हो गई। उस आकृति की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई इस बात पर। वो धीरे धीरे उसी ओर बढ़ती रही। अचानक रेडिन ने महसूस किया कि उसके गले में एक मोटी रस्सी लगी हुई है, जिसे खींचती हुई वो आकृति रेडिन की तरफ बढ़ रही है। अचानक ही वो आकृति बालकनी के पास आकर खड़ी हुई। अब वो आकृति बालकनी की रेलिंग को पकड़कर धीरे धीरे सीधी खड़े होने की कोशिश करने लगी। रेडिन के सामने खड़ा था एक जीवित पिशाच जैसी आकृति, जिसका शरीर आधा मांस सड़ा हुआ आधा कंकाल जैसा था। और तभी उस आकृति ने धीरे धीरे बालकनी के खंबे को पकड़कर घर की छत की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे छत की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। अचानक ही रेडिन चीख पड़ी, रुक जाओ। मगर उस आकृति पर कोई भी असर न देखकर अचानक उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी हुई पिस्तौल से अंधाधुंध फायर करना शुरू कर दिया। मगर ये क्या, उन फायर का भी उस आकृति पर जैसे कोई असर न था। वो आकृति धीरे धीरे छत की तरफ चढ़ी जा रही थी। तभी अचानक रेडिन की नजर पड़ी उसके गले से लटक रही उस रस्सी पर। वो दौड़कर जाकर उस रस्सी को पकड़ने की कोशिश करने लगे। मगर ये क्या, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी बहुत ही गर्म चीज को उन्होंने हाथों से छू लिया है। उनके हाथों में फफोले उगाए थे। गोली की आवाज सुनकर बाहर हलचल मच गई थी।
आसपास के कबीले वाले, उनके कर्मचारी सभी मैदान में खड़े होकर वहां देख रहे थे। अचानक ही रेडिन ने महसूस किया कि वो आकृति छत की ओर जाकर जैसे जैसे गायब सी हो गई। वो दौड़कर बंगले से बाहर निकल आए। अपने मालिक को दौड़कर बाहर आते देखकर उन लोगों में थोड़ी सी अस्वस्थता आई। अचानक ही रसोईया टूटी फूटी भाषा में बोल पड़ा, तो हमने कहा था आपको यहाँ खतरा है। अचानक ही कोको बोल पड़ा, सर हमें तो पता था कि ये ऐसा होगा, इसीलिए हमने आपको वहां रहने के लिए मना किया था। रेडिन के लिए बोलने के लिए कोई भी शब्द न थे। वो उसी मैदान पे बैठ गए और उसी तरह से वो रात सबने खुले में बिताई। सुबह की रोशनी फैलने के साथ साथ रात का डर थोड़ा सा कम हुआ। बैठकर सोच रहे थे कि रात में जो कुछ उन्होंने देखा, क्या वो सच था या सपना। उनका ज्ञानी मन उन्हें इस बात की विश्वास करने की किसी भी तरह से परमिशन नहीं दे रहा था कि अचानक कोकू उनके पास आकर बैठा। बोला, साहब ज्यादा मत सोचिए, आपने रात में जो देखा वो कई बार लोगों को दिख चुका है। मगर ये था क्या? रेडिन ने पूछा। तब कोकू ने सारी कहानी उन्हें सुना दी कि किस तरह से अंग्रेज अफसर ने सीसी जादूगर और उसके साथियों को पकड़ा था। मगर असली कहानी अभी बची हुई थी। कोकू ने बताया कि मुख्य पुजारी जो भाग गया था, कुछ दिनों बाद दोबारा गांव में वापस आया और बंगलों को देखकर काफी क्रुद्ध हुआ। उसने गांव वालों को उलाहना देते हुए कहा कि क्यों उन लोगों ने अंग्रेज अफसरों को ऐसा करने से रोका नहीं। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि सबको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मगर उसकी बात पर ध्यान न देते हुए सभी गांव वालों ने उसे गांव से चले जाने के लिए कहा। उसने जाते जाते कहा कि वो शैतान को जरूर जागृत करेगा, फिर चाहे अपने प्राण देकर ही सही, मगर गांव वालों और अंग्रेजों को उसके कर्मों का फल भुगतना होगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। मगर एक रात गांव वालों ने देखा चांद की रोशनी में पुजारी अद्भुत रूप से नाच रहा था और अजीबोगरीब मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उसके इस भयानक रूप को देखकर पूरा गांव भयभीत हो गया और अपने घरों में सीमित हो गया। मगर अगली सुबह सबने देखा पुजारी ने बंगले के उसी खंबे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मगर डर के मारे कोई भी उसकी लाश को उतारने के लिए नहीं गया। लाश वैसे ही लटकी रही, सड़ती रही। लोमड़ियों, कुत्तों ने लाश को खाना शुरू कर दिया। शरीर में जगह जगह से लाश के मांस गल कर गिर रहा था। मगर परिस्थिति को भयानक देख बीमारी होने की आशंका से भयभीत होकर उन लोगों ने लाश को उतारकर जला दिया। मगर उसके बाद से हर रात वो प्रेत आत्मा इस बंगलों में दिखाई देती है। रेडिन ने कोको से पूछा कि वो पुजारी दिखने में कैसा था और वो प्रेत आत्मा कैसी दिखती है। रेडिन ने जो वर्णना सुनी उन्हें स्पष्ट वही आकृति रात में दिखाई दी थी। एक बार उठकर जब वो बंगलों के पास गए तो आश्चर्यचकित हो गए। वो खंबा जिस पर उन्होंने गोलियां चलाई थी बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था, मगर कहीं भी खून का एक बूंद निशान न था। रेडिन ने तुरंत ही मन में एक विचार किया और वहां उपस्थित सभी लोगों से कहा बंगले के अंदर रखे सारे सामान को बाहर ले आए और बंगले को आग लगा दे। कूद कर जलते हुए बंगले के सामने रेडिन खड़े हुए थे। पास ही कोकू खड़ा था। कह रहा था, अब बंगला चल गया, कोई बात नहीं साहब, हम लोग बहुत जल्दी एक नया बंगला बना देंगे। मगर अच्छा हुआ गांव का अभिशाप चला गया। अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके कुछ दिन बाद ही पास ही एक और अच्छा सा बंगला बना दिया गया। उस दिन के बाद से वो प्रेतात्मा कभी भी आसपास नहीं दिखी। मगर उसके बाद से उस जले हुए बंगले के पास से कोई भी नहीं गुजरता है।